ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जो हम आपको रोज की तरह देंगे ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज। लेकिन उसके पहले क्यूज एक बार देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत गिरावट, या तो आप कहेंगे कि मिला जुला कारोबार, थोड़ा फ्लैट सा कारोबार वहाँ पे देखने मिल रहा है। हालांकि लाल निशान में है। पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है थोड़ी और गहराई है। गहराई का मतलब ये है कि पहले 5 पॉइंट गिरा था, 20 पॉइंट गिरा है, कोई ज़्यादा गिरावट है नहीं। जहाँ तक यूएस के मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे लगातार गिरावट देखने मिल रही है, और वो एक दिक्कत की बात है कि यूएस के मार्केट संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत मिक्स से क्यूज वहाँ देखे जा रहे हैं। फ्लैट क्लोजिंग होती है, गिरावट के साथ क्लोजिंग होती है, लेकिन तेज़ी नहीं देखी जाती। ये एक दिक्कत की बात है। जहाँ तक एशियन मार्केट्स की बात करें तो हैंगसेंग में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी, वहाँ पे अच्छे खासे गेन्स है। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मिला जुला कारोबार आपको देखने मिलेगा। शंघाई और निकाई जो है वो हल्के लाल निशान में आपको कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मिक्स क्यूज है जिसके बीच में आपको ट्रेड करना है। लेकिन हाँ, कमोडिटीज़ यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि बेस मेटल्स फिर से एक बार वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। आप देखिए जिंक जो है, कॉपर जो है, वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले हैं। तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको एक्रॉस मेटल्स पे देखने मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ कच्चा तेल, इसमें लगातार गिरावट हो रही है, तो देखना होगा इसका भी कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन कुशल, 2-3 चीज़ें मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। एक, FIIs लगातार 3 दिनों से अब बिकवाली कर रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात है, और देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट आपको कितना देखने मिलता है। और दूसरा, पिछले 2 दिनों से एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेगा पूरे तरह से डिक्लाइंस के फेवर में, जो कि पहले पूरे तरह से एडवांसेस के फेवर में हुआ करता था। यानी कि ये मुनाफा वसूली जो है वो शुरू हो चुकी है। नो डाउट आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, देखना होगा उसका कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन मूड माहौल जो है वो अब ऐसा नहीं है कि आपको शायद आज भी अनाप शनाप तेज़ी देखने मिले। लेट्स सी किन पॉकेट्स में खरीदारी आती है, किन में बिकवाली आती है। इसके लिए मैंने तो एटलीस्ट मेरी टीम जो है वो पूरी तरह से मिली जुली ली है। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी मिली जुली टीम है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं लोकल आधार पर और साथ ही ग्लोबल इवेंट्स। अगले हफ्ते ऑब्वियसली फेड की मीटिंग होने वाली है, तो देखना होगा कि वहाँ से ब्याज दरों पर किस तरह के फैसले आते हुए नजर आते हैं। बट उसके पहले जिस तरह से यूएस मार्केट्स अभी संकेत दे रहा है, एक्चुअली संकेत मिल ही नहीं पा रहे हैं। और वहाँ से अगर संकेत नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी वाला जो मूड माहौल है, जो सिनेरियो है, वो भारतीय बाजारों के लिए भी बनता हुआ नजर आता है। हालांकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। 8 बजे से हमारी मेगा कवरेज इस पर भी आती हुई नजर आएगी। तो इस पर आपको बड़ा फोकस रखना है, किस तरह से बाजार इस पर रिएक्ट करता है, वो भी आपको अकॉर्डिंगली हम पैरेलली इस चीज़ को बताते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नजर रखिए। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना? देखिए, मैंने तो मेटल्स पे फोकस किया, और खासकर क्योंकि जिंक के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, कॉपर के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, तो कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स जिन पे इसका इम्पैक्ट होता है वहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। सबसे पहला काउंटर हिंदुस्तान जिंक है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 325 के लेवल के लिए 310 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो केवल जिंक नहीं, निकेल, सिल्वर, इन सब की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। याद रखिएगा, सिल्वर जो है वो हिंदुस्तान जिंक के लिए एक बाय प्रोडक्ट भी है। तो जाहिर सी बात है आज हिंदुस्तान जिंक जो है उसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। 325 के लेवल के लिए 310 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपका मैंडेटरी बाय? देखिए, मेरा मैंडेटरी बाई है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर बैंक ने बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार कर लिया है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के और जो लाइफ इंश्योरेंस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेकर ये करार किया गया है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन आप बजाज अलायंस के साथ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अलायंस किया है, और मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर तेज़ी रह सकती है। तो डेफिनेटली इसको अपने रेडार पर रखिए। इनफैक्ट कल के सत्र में भी थोड़ी मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए थे, पर अब ये जो खबर आती हुई दिख रही है, ये तमिलनाडु मर्केंटाइल TMB के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। तो इसको खरीदारी कर चलिए। 513 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है, 515 रुपये के आसपास की। 530 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलनी है। 507 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस से, और ये है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। डेफिनेटली जितने भी अन्य मेटल्स हैं, चाहे आप जिंक लीजिए, सिल्वर लीजिए, कॉपर लीजिए, वहां पर तो तेजी हुई है, पर यहां पर एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही हैं। उसमें कोई भी तेजी नहीं है या उसमें कोई भी गिरावट नहीं है। बट
यूएस में जो अल्कोआ का शेयर है वहां पर 3.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें कल के सत्र में भी बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट पूरा का पूरा मेटल पैक वहां पर देखेंगे तो सुस्ती के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो हो सकता है कि हमें आज यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेटल स्पेस में आपको गिरावट देखने को मिले। तो एल्यूमिनियम रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उस पर आज भी नजर रखिए। बाजार की कमजोरी में आज हो सकता है कि ये हेविली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हिंडाल्को इस पर बिकवाली कर चलिए। 450 रुपए के टारगेट के लिए 470 रुपए हर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। डेफिनेटली। तो कुशल आपकी तरफ से हिंडाल्को सेल है, लेकिन मेरे तरफ से वेदांता बाय है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। फ्यूचर्स में 322 के लक्ष्य के लिए 307 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए जिंक, निकल, ये जितने भी है इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। अगर हिंदुस्तान जिंक चलेगा तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत वेदांता पे उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके आज वेदांता में भी आप ट्रेडिंग के हिसाब से एक पोजीशन बना सकते हैं। 322 के लक्ष्य के लिए 307 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस की कैटेगरी में एक बैंकिंग काउंटर है, प्राइवेट बैंकिंग काउंटर आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे 930 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। 25 रुपये के लक्ष्य के लिए 16 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। देखिए खैर आरबीआई की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी में केवल एक स्टेटमेंट था 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का। उसका अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जिसने बाजार में जोश भरा हो, और वो दिक्कत की बात थी जिसके बाद आपने देखा कि तमाम बैंकिंग स्टॉक्स, खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो है उनमें गिरावट हुई। नो डाउट जो सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें तेज़ी आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी होना था वो कल हो चुका है। यहाँ से फिर से आपको जो निजी बैंक है या फिर जो प्राइवेट बैंक है उनमें तेज़ी देखने मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, अगर ओवरनाइट देखें तो इस कंपनी का जो एडीआर है उसमें करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। और इनफैक्ट एक्सिस बैंक का भी जो एडीआर है मेरे ख्याल से वहाँ पे भी तेज़ी हुई है। तो जितने भी बैंकिंग काउंटर्स है वो आज फिर से रडार पे रह सकते हैं, खासकर प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स। और वैसे भी वीकली एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जो है इन तमाम बैंक्स में आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए 930 का जो कॉल ऑप्शन है खरीद के चलेगा। 25 रुपये के लक्ष्य के लिए 16 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखनी है। यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। ईडीआर में भी आपको करीबन 1% तक की तेजी देखने को मिली है। तो डेफिनेटली इसको अपने रेडार पर रखिए। मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में आपको आयशर मोटर्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो खबर आती हुई दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इनके लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पर अब आयशर मोटर्स का फोकस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ये भारत के बाहर चौथी असेंबली यूनिट अब खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ब्राज़ील में अपनी जो सीकेडी असेंबलिंग फैसिलिटी है रॉयल एनफील्ड के लिए, वहाँ पर ये खोलते हुए नजर आए हैं। और अमेरिकाज रीजन को ध्यान में रखते हुए ये 4th फैसिलिटी इन्होंने खोली है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स कारोबार है उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। डिमांड आएगी तो इसको केटर करने में आसानी होगी। तो डेफिनेटली आप इसको अपने रडार पर रखिए। आयशर मोटर्स, इसको ऑप्शंस के जरिए आज आप ट्रेड करके चल सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी वैल्यू आपको मिलती हुई दिख सकती है। तो 3250 रुपये का कॉल ऑप्शन नियरली एट द मनी है, 114 रुपये पर उपलब्ध है। खरीदारी करके चलिए। 135 रुपये के टारगेट के लिए 105 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल स्टॉक। कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। देखिए एफएमसीजी काउंटर्स अब मेरे फोकस पर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको बताया था, और कहीं ना कहीं ये रेडार पर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब बाजारों में और मजबूती के लिए अगर कोई सेक्टर या स्पेस बचा है तो वो एफएमसीजी का काउंटर बचा। फार्मा कोई टच करना चाहता नहीं है, ऐसे भी बजट आ रहा है बजट आ रहा है ऑफकोर्स, तो उससे भी बड़ा फायदा मिलेगा। पाम ऑयल, यहाँ पर इसकी कीमतों में भी गिरावट आती हुई दिखी थी, तो लगातार कहीं ना कहीं इनके लिए अब पॉजिटिव संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इसको एफएमसीजी स्पेस को रेडार पर रखिए। कल के सत्र में एचयूएल यहाँ पर काफ़ी शानदार तेजी होती हुई दिखी थी। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बनते हुए दिख रहे थे कल के सत्र में, और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है ये आज भी जारी रह सकता है। एंड बाजार का दिग्गज एफएमसीजी काउंटर है, तो अगर इस पैक को लीड करना है, कल आप देखिए ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी के साथ यहाँ पर एचयूएल में क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बननी चाहिए। और ब्रोकरेज हाउस नोमोरा की भी अच्छी टारगेट्स अपग्रेड आए हैं। 3075 रुपये के लक्ष्य थे, इस बार 100 रुपये इन्होंने बढ़ाकर 3175। तो कन्विक्शन जो है नोमोरा का और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एचयूएल वैसे भी कल के सत्र में अच्छी तेजी दिखा रहा था। तो दो आपके पास यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर सकते हैं आज इसकी और फर्दर तेजी में। तो 2800 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2695 ये आपका स्टॉप लॉस आज के सत्र में बनना चाहिए। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल कॉल है एनएलसी इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 97 के लक्ष्य के लिए 91.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिल रही है। मुझे याद है कोल इंडिया में जब तेजी हुई थी तब एनएलसी इंडिया जो है वो पीछे छूट गया था, और ये दोनों स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एक साथ चलते हैं वैसे भी। लेकिन अब एनएलसी इंडिया में एक कैचअप रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे तेजी अभी भी बरकरार रह सकती है। चार्ट्स पे मजबूती है, बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। खरीदारी करके चलेगा 97 के लक्ष्य के लिए।
अगली कैटेगरी है फंडा कैटेगरी। फंडामेंटली एक स्टॉक जो है रेडिंगटन इंडिया, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 195 के लेवल्स के लिए 183 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के आप सब जानते हैं कि किस तरह से बेहतर है, और हमें पता है कि जब भी दिसंबर के आसपास हम आते हैं या फिर जनवरी के आसपास आते हैं तो आपको देखने मिलता है कि यूएस में काफ़ी बड़ी सेल्स लगती है, इनफैक्ट ग्लोबली सेल्स लगती है। और उसके बाद हमेशा हम सुनते हैं कि एप्पल के नए लॉन्चर्स हुए, एप्पल में जो सेल्स हुई है वो काफ़ी बेहतर है। तो वो टाइम जो है वो आ चुका है और उसका रिएक्शन आपको रेडिंगटन पे देखने मिलता है। अब चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मजबूती जो है वो साफ देखने मिली है और दिखाई दे रहा है कि स्टॉक में नीचे लेवल से अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। मेरे ख्याल से जैसे कि सेल सीजन होता है वैसे ही स्टॉक का चलने का भी एक सीजन होता है, वो सीजन जो है वो पास आ रहा है। इसके लिए आपको रेडिंगटन में पोजीशन लेनी चाहिए। इंट्राडे के लिए तो 195 के लक्ष्य सुझा रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ से इस काउंटर को रडार पर रखेगा। हो सकता है कि अगले 2-3 महीनों में बड़ी तेज़ी जो है आपको रेडिंगटन में देखने मिल सकती है, तो इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। डेफिनेटली। तो फंडा पिक के लिहाज से रेडिंगटन इंडिया ये अपने फोकस में रखिए, अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है और तर्क आपको वरुण ने ऑलरेडी बता दिया है। तो फंडा पिक के लिहाज से इसको फोकस में रखना है। और मेरी तरफ से ऑटो एंसिलरी कंपनी लूमेक्स इंडस्ट्रीज, इसको फोकस में रखिए। कल इनके लिए खबर आती हुई दिखी थी, डेफिनेटली कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली थी कि फर्दर पूंजी निवेश ये पुणे के जो चक्कन प्लांट है उसमें करेंगे या नहीं और कितना करेंगे। तो ये इस पर अब खबर का अपडेट आ चुका है और फेज़ 1 के तहत परियोजना में लगभग 175 करोड़ रुपए के खर्च के साथ यहाँ पर ये ग्रीनफील्ड परियोजना अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो स्थापित करते हुए दिखेंगे। डेफिनेटली इससे कंपनी की आगे फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जब ये शुरू हो जाएगा कमर्शियल प्रोडक्शन तो लगभग 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनी कर सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट लूमेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से कैपेक्स प्लान जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो अपनी बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी आगे आने वाले 12 महीनों में बन सकती है। तो इस वजह से इसको अपने रेडार पर रखिए और 2200 रुपये के लगे यानी कि 15 से 20% के गेंस के लिए आप लूमेक्स इंडस्ट्रीज में निवेशित रह सकते हैं। तो फंडा पिक में लूमेक्स इंडस्ट्रीज मुझे पसंद आ रहा है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट पिक है एसबीआई पर। यहाँ पर आपको फोकस रखना है। सरकारी बैंक हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की तेज़ी वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट वाईटीडी अगर आप देखेंगे तो कुछ 3 या 4 ऐसे काउंटर्स हैं सरकारी बैंकों में जिन्होंने 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। तो डेफिनेटली एसबीआई डेफिनेटली बाजार का दिग्गज है। मूविंग स्टॉक में थोड़ा सा रिलेटिवली कम रिलेटिव ज़्यादा टाइम लगता है इसको, बट आप जो स्टेबिलिटी इसमें पाएंगे वो हो सकता है कि और कोई सरकारी बैंकों में आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि जिस तरह से इस काउंटर पर तेज़ी बनती हुई दिख रही है आगे चलकर, मुझे लग रहा है कि बेहतरीन ब्रोकरेज हाउसेज की जो रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है वो और कन्विक्शन इसका बढ़ाने का काम कर रही है। तो 680 रुपये से बढ़ाकर क्रेडिट स्विस ने इसके टारगेट्स अब 730 रुपये के कर दिए हैं। मेरी तरफ से 720 रुपये का लक्ष्य होगा अगले 12 महीनों के लिए। तो एसबीआई बेहतरीन निवेश की पिक के लिहाज से आज आप बाई कर चल सकते हैं। कुशल, मेरा भी निवेश का काउंटर एसबीआई है, लेकिन 950 के लक्ष्य है क्योंकि उसके आगे कार्ड्स लगा है। तो एसबीआई कार्ड्स ये वो स्टॉक है जहाँ पे मैं निवेश की सलाह दे रहा हूँ। और क्या कोइंसिडेंस है कि आपका एसबीआई है और मेरे तरफ से एसबीआई कार्ड्स है, को थोड़ा सस्पेंस देने दो। तो चलिए, एसबीआई कार्ड्स मेरे तरफ से है जो कि निवेश का स्टॉक है। 950 के आसपास के लेवल अगले 6 से 8 महीनों में काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए, काफ़ी सारे तर्क है इसके लिए। एक तो कुशल ने आपको बताया कि एसबीआई ग्रुप पे अगर आप देखेंगे तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो अब रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं और एसबीआई कार्ड पे भी अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपये के ऊपर के लक्ष्य, जेपी मॉर्गन के मुझे याद है शायद 1100 के आसपास के लक्ष्य थे। फंडामेंटल्स तो आपको पता ही है इस काउंटर के किस तरह से बेहतर है। वैल्यूएशन जो है वो खासकर काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी गिरावट जो है इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। 810 815 के आसपास एक काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ से खोने के लिए ज़्यादा है नहीं, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो रिवॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम 950 के आसपास को तो लेवल आपको देखने मिलेंगे और जब जब गिरावट आएगी इस काउंटर में स्टैगर्ड वे में आपको एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी करना है। काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल पे है, यहाँ से एक रिवर्सल आना तय है और रिवर्सल काफ़ी ऊपर तक इस काउंटर को लेके जा सकता है। इसके लिए एसबीआई कार्ड्स ये मेरे तरफ से आज का निवेश का स्टॉक है। अब चलते हैं खबरों के दम पे। खबरों के दम पे मुझे पसंद है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1220 के लक्ष्य के लिए। 1150 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। दरअसल खबर ये है कि अबैकस एसेट मैनेजर्स ने यहाँ पे करीब 3.5 लाख शेयर जो है कल ब्लॉक डील में खरीदे हैं। 1127 के भाव पे उन्होंने हिस्सा खरीदा है। हालांकि इंडिया 2020 फंड ने यहाँ बेचा भी है, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि बेचने वाला से खरीदने वाला जो है उसका कन्विक्शन कभी भी ज़्यादा होता है और अबैकस के पहले से इस कंपनी में हिस्सेदारी थी, अभी इन्होंने हिस्सेदारी जो है और बढ़ाई है। तो इस खबर के चलते हो सकता है कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज में आपको एक फॉलोअप बाइंग आज देखने मिलेगी। इसके लिए 1220 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 1150 के आसपास का रखिएगा स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए बेहतरीन यहाँ पर बाइंग होती हुई दिख रही है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ में बड़े फंड हाउसेस की तरफ से। तो यहाँ पर फोकस रखिए, यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। चलिए मेरी तरफ से है HCL टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। HSBC की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट रेज किए हैं 1150 से बढ़ाकर 1220 पर। इनके लिए एक और खबर भी है जिस वजह से मैंने इस स्टॉक को अपने न्यूज़ के दम पर शामिल किया है, जहां पर इंटेल और मैवेनिर इन दोनों के साथ इन्होंने करार कर लिया है और क्रिटिकल जो 5G एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए करार किया गया है। 5G हम देख ही रहे हैं किस तरह से भारत में और अन्य कई देशों में ऑलरेडी विकसित होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की HCL टेक्नोलॉजीज़ की पकड़ है खासकर कम्युनिकेशन वर्टिकल में, वो काफ़ी शानदार है। तो HCL टेक अपने रेडार पर रखिए। 1140 रुपये के टारगेट आज के लिए बन सकते हैं 1090 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और कुशल यहाँ पे मेरे तरफ से तीनों के तीनों बिकवाली वाले कॉल है। सबसे पहला है BHEL। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 85 के लेवल के लिए। 89 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी आई थी, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखेंगे तो एक मुनाफा वसूली जो है ऊपरी लेवल से देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से आज अगर मार्केट में गिरावट होती है तो स्टॉक में और मुनाफा वसूली आपको देखने मिल सकती है। अगला काउंटर है इंडस टावर। 190 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 199 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। इस काउंटर में भी लगातार अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो रेड कैंडल्स देखने मिल रही है। चार्ट पे काफ़ी कमज़ोर है, इसके चलते मेरे ख्याल से आज भी आपको यहाँ बिकवाली देखने मिलेगी। और आखिरी काउंटर है LTI माइंट्री। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 4600 के लेवल के लिए। 4775 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। जब से इस कंपनी की रीलिस्टिंग हुई है मर्जर के बाद, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने मिल रही है, जबकि IT काउंटर्स तो फिर भी रह के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमजोरी बनी रहेगी। 4600 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली। बिल्कुल, तो चलिए LTI माइंट्री यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है और मेरी तरफ से है 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल, जिसमें सबसे पहला है टाटा स्टील का काउंटर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो मेटल स्पेस में स्टील एक ऐसा सेक्टर है, हो सकता है कि यहाँ पर भी आज आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, बट ये कॉन्ट्रेरियन कॉल है। देखना होगा कि किस तरह से आज ये वर्कआउट करता है। अगर नहीं करे तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिए और अपने ट्रेड को उस हिसाब से पैरेलली आपको बनाना है कि यहाँ पर खरीदारी का रुझान अगर बनता है तो इस ट्रेड को आप छोड़ भी सकते हैं। तो 107 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर टाटा स्टील में बिकवाली कर चलिए 115 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है DLF पर। लगातार कल हम देख रहे थे कि रियल एस्टेट स्पेस पर गिरावट हमें देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है कि DLF कल ऑलमोस्ट 0.25% तक की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। तो टेक्निकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर वीकनेस आज के सत्र में भी बन सकती है। तो 395 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करिए। 415 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। तो बैंकिंग स्पेस मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। अगर बाजार में रिकवरी लौटती है तो EU स्मॉल फाइनेंस को लीड करता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि कल के सत्र में बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव साइड पर था। उसके बावजूद भी 3.5% के गेन्स इसने दिखाए थे। तो चार्ट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 690 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 662 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है हिंदुस्तान जिंक में 325 के लेवल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से जिंक और निकल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिली है उसका इंपैक्ट होगा और उसी का असर जो है आपको वेदांता पे भी देखने मिल सकता है। इसके लिए फ्यूचर्स में यहाँ भी आपको करनी है खरीदारी। ऑप्शंस में ICICI बैंक का 930 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 25 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली NLC इंडिया अच्छा लगता है। फंडामेंटली रेडिंगटन में आपको करनी है खरीदारी। निवेश करना है SBI कार्ड्स में अगले 6 महीने में 950 के लेवल के लिए। खबरें हैं स्टाइलम इंडस्ट्रीज में अबैकस एसेट मैनेजर्स ने यहाँ पे 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उसका असर आपको देखने मिल सकता है। माई चॉइस में BHEL, इंडस टावर और LTI माइंट्री। चार्ट पे तीनों के तीनों कमजोर लग रहे हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है SBI कार्ड्स। खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 6 से 8 महीने में आपको 950 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फंडामेंटल्स तो बेहतर है, लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ओवर सोल्ड लेवल पे है यह काउंटर। यहाँ से एक बाउंस बैक मिलना तय है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा है। खरीदारी करके चलेगा SBI कार्ड्स में। बिल्कुल, तो चलिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। बजाज अलायंस के साथ इन्होंने जो करार किया है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही अल्कोआ यहाँ पर 3.5 से 4% तक की गिरावट रही है, तो हिंडाल्को में बिकवाली करके चलिए। आइशर मोटर्स यहाँ पर दमदार तेजी बन सकती है, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक नई फैसिलिटी की शुरुआत की है। HUL यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। 2% के गेंस कल भी थे, तो टेक्नोपिक के आधार पर यहाँ पर अच्छी तेजी बनाकर चल सकते हैं। लुमैक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट कैपेक्स होता हुआ दिखा है, तो अगले 12 महीनों में 2200 रुपये के टारगेट्स
आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट निवेश के लिहाज से एसबीआई काफी पसंद आ रहा है। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी क्रेडिट स्विस की तरफ से आई। अगले एक साल में 720 रुपए के लक्ष्य रखी है। एचसीएल टेक यहाँ पर भी 1140 रुपए के साथ टारगेट के साथ तेजी बन सकती है। बिकवाली करनी है टाटा स्टील और डीएलएफ के काउंटर्स में पड़ेगी स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल का स्टार परफॉर्मर आज भी तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इन सब में आज का मेरा जो बेस्ट पिक बन रहा है वो है एसबीआई का काउंटर। क्रेडिट स्विस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 680 से बढ़ाकर 730 रुपए के ये टारगेट दे रहे हैं। 720 रुपए के टारगेट्स मेरी तरफ से रहेंगे अगले 12 महीनों के लिए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो हमने आपको बता दी है कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन जाते जाते एक बार सिंगापुर निफ्टी को देख लेते हैं कि अब कितनी गिरावट दिखा रहा है। अब मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि जब हमने शो की शुरुआत की थी तब भी करीब 20 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। अब अगर आप देखेंगे तो करीब 11-12 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। यानी कि साफ समझे एक बात को तो सिंगापुर निफ्टी कंफ्यूज है। हम खुद करना क्या है। सही है, हम खुद कंफ्यूज है। इनफैक्ट कुशल, कल जब वो आरबीआई की पॉलिसी खत्म हुई थी उसके बाद मार्केट इतना बोरिंग हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। करेक्ट, और उसी तरह का मूड और माहौल जो है आज आपको सिंगापुर निफ्टी में भी देखने मिल रहा है, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली करना क्या है। इलेक्शन की काउंटिंग से पहले यहाँ पर अभी बोरियत है। डेफिनेटली। तो ये एक दिक्कत की बात है, नो डाउट। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर जो है ना, उनमें भी सुबह सुबह गिरावट देखने मिली। तो चलिए, कल तो आरबीआई की पॉलिसी के बाद बोर हो रहे थे क्योंकि हमें ऐसा लगा कि और कोई ट्रिगर बचे ही नहीं है, लेकिन हाँ, आज जब सुबह आंख खुली तो ट्रिगर्स काफी सारे सामने थे और सबसे इंपॉर्टेंट तो थे इलेक्शन के रिजल्ट।